नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, आप सभी देख रहे होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो मैथ की क्लास प्रीवियस ईयर क्लास आपके लिए प्रतिदिन लाई जाती है। 10 क्लास हो चुकी हैं, ये 11वीं क्लास है और 1/12/2018 शिफ्ट 1 में प्रश्न जो पूछे गए थे वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। आप सभी इनको देखें, सॉल्व करें और ये पता करें कि आपने 10, 20 जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें आपने कितने समय दिया और कितने प्रश्न सही कर पाए और कितने प्रश्न गलत किए। इन चीजों को देखें। प्रतिदिन क्लास अगर मिलती रहेगी तो जब भी पेपर होगा तो आपका सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो जिस प्रश्न की आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। प्रीवियस ईयर के अलावा एक दो प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और हाँ, अगर आप आज पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं, मतलब 11 नंबर की वीडियो देख रहे हैं, तो आप 1 से 10 तक जरूर देखें ताकि जो हमने तरीके बताए हैं, नियम बताए हैं, वो आगे के प्रश्नों में अप्लाई हो सके। और हाँ, प्रतिदिन क्लास पढ़ेगी आपके। ये जो क्लास है ग्रुप डी की, इसके बाद में हम लोग एनटीपीसी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलते पहले प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकेंड में 815 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एस बराबर डी अपान टी होता है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम एस बराबर डी अपान टी होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये अगर पता है आपको तो ये प्रश्न खत्म। अब दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि जब हमारी ट्रेन की लंबाई हमारी लंबाई मानी जाएगी, दूरी मानी जाएगी। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती है तो वो डिस्टेंस का काम करती है। और अगर किसी खंबे को पार करती है तो खंबे की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ नहीं जुड़ती है। प्लेटफॉर्म की एक अपनी लंबाई होगी और खंबे की कोई अपनी लंबाई नहीं होगी, ठीक। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया? देखिए, चाल मिल गई, एस आ गया। एस है हमारे पास 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दे रखा है हमारे पास, टी दे रखा है 54 सेकेंड। और पुल कितना है? 815 मीटर लंबा पुल है। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x, ठीक। तो देखिए, चाल कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, ये सेकेंड में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसको क्या करें? इसको भी मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड बनाते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 65 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चाल आ गई बराबर, दूरी क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 815 मीटर बटे समय कितना लग रहा है? 54 सेकंड। कोई दिक्कत? देखिए, ये कट जाएगा, 18 तिक 54, ठीक है। अब देखिए, 5 तिया 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, 7। अब 15 छह 90 और 7 97। यहां से आएगा 975 बराबर x प्लस 815। ये इधर जाएगा, x बराबर आ जाएगा 975 माइनस 815, 975 माइनस 815। कोई दिक्कत? जब यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं तो घटा देंगे 0। यहां से 7 में से आ गया 6 और 9 में से 8 गया 160। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया? 160। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई क्या रही होगी? 160 मीटर रही होगी। ट्रेन की लंबाई रही होगी 160 और ये हमारा प्रश्न खत्म होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन में, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या वो होती है जो उन संख्याओं का योग 3 से कट जाए।
जो संख्याएं होती हैं अगर आप उनको जोड़ेंगे, अगर वो जोड़ने पर तीन तीन या तीन से कटने वाली संख्या होगी तो इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो तीन से कट जाएगी। ऐसे ही 9 से कटने वाली संख्या जो होगी, अगर उस संख्याओं का योग पूरा 9 से कट रहा होगा तो 9 से कटने वाली संख्या होगी। 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? अंत में दो संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंत में तीन संख्याएं अगर 8 से कट रही होंगी तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ये चीजें तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी संख्या जो होगी जो 3 से विभाज्य नहीं होगी? कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है? तो एक काम कर देते हैं, देखिए 2 1 और 2 1 3 1 4, इसका मतलब जो 4 आ रहा है जोड़ इसका मतलब यही 3 से विभाज्य नहीं है। बाकी देखिए 11 111 है, 4 1 5 1 6 6 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये भी है। 7 1 8 1 9 ये भी है। इसका मतलब कौन सी संख्या? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। यही एक अकेली संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 3 है। और मतलब क्रमशः मतलब क्या होता है कि एलसीएम 60 है तो एचसीएफ 3 है। लासा अगर 60 है तो मासा कितना हो जाएगा? 3 है। और उनमें से कहा गया है कि एक संख्या दे रखी है 3, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि लासा इंटू मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही तो होता है। अब लासा दे रखा है 60 गुणे मासा दे रखा है 3 बराबर 12 गुणे दूसरी संख्या। 12 पंचे 60, 5 3 15, 15 आ जाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आ जाएगी 15, हमारा आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या आ जाएगी 15। ठीक। अब अगर चीजें पता होनी चाहिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 60 और 30 है और 12, ये 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30 और 5 3 15, आंसर आ जाएगा। आप जितना कोशिश क्या करें, जब देखिए ये चीजें कब आएंगी, जब आप प्रश्न को ही प्रश्न में सॉल्व कर देंगे, जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही सरल हमारे लिए वो प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। लासा गुणे मासा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज है। कहा है? समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज का मतलब ये होता है, ये ऐसे समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि ए बी सी डी। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये कोण 90 पे नहीं होते हैं। ठीक। लेकिन जो उनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को आधे आधे पर काटते हैं, और जो उनके बीच में ये होता है ये 90 डिग्री होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी है। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, और जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं। मतलब बराबर का मतलब यह है कि अगर एसी विकर्ण है अगर डी पर काटते हैं तो एडी बराबर, इसमें एडी बराबर सीडी हो जाएगा। ठीक है। वहीं पर बीडी बराबर इसको ई होगा, एई बराबर सी और बीई बराबर डीई। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जब क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाएगा? कहा है कि उसकी एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। हमने कहा ये भुजा दे रखी 12। अगर एक कोण 90 है तो 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। 90 के सामने भुजा हो जाएगी कर्ण। इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है कहीं ना कहीं। अगर ये कर्ण है और उसमें से एक कोई विकर्ण दे रखा है 12, अगर हम इसको मान लेते हैं टोटल 12, तो ये 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब बीई का होल स्क्वायर प्लस सीई का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये समकोण है, समकोण के सामने भुजा कर्ण होता है। देखिए बीई का होल स्क्वायर बराबर 112 का स्क्वायर 144 माइनस 36,
बीई होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा? 8 6 14 108 आ जाएगा। तो यहां से बीई बराबर क्या हो जाएगा? 6√3। कोई दिक्कत? यहां पे आ जाएगा बीई बराबर 6√3। अब वो कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो हमें यह पता चल गया कि ये 6√3 है, तो ये भी 6√3 होगा। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12√3। आंसर आ जाएगा आपका। ये भी ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा। आप इसको लगा करके जा सकते हैं, आपका प्रश्न गलत हो सकता है। उसने कहा है कि सिर्फ उसने ये नहीं पूछा, पूरे विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो अगर ये 6√3 है, ये 6√3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, थोड़ा सा ये कट गया है प्रश्न। 12 सही 1/2 प्रतिवर्ष 12 से 1/2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कितने समय में? कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, ये बताना है। ठीक, कह रहा है मान लीजिए राशि रही होगी 100। ठीक है, अभी हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। मान लीजिए राशि रही होगी 100, तो ये कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? इसका मतलब 300 हो जाएगी। इसका मतलब ब्याज कितना मिला रहा होगा उसको? 200 मिला रहा होगा। भाई 100 रुपए की राशि 12 सही 1/2% की दर से 3 गुनी हो गई। कितने समय में हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता हो गया कि ब्याज हमें 200 मिला होगा, तभी तो 3 गुनी हुई होगी। तो आप क्या लगाएंगे? SI बराबर PRT अपान 100 लगाएंगे। SI आपको दे रखा है 200, P दे रखा है 100, ये कितना दे रखा है? 12 से 1/2, 12 दूनी 24, 25/2, 25/2। ठीक है, गुणे कितने समय में ये नहीं पता, बटे 100। कोई दिक्कत? तो ये 2 जो है, ये वाला 2 है 25, ये बट्टे में यहां पे 2 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 25 8 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, टी बराबर क्या जाएगा? 16। इसका मतलब 16 सालों में ये 2 गुना हो रहा है। कितने दर से? 12 से 1/2% की दर से। प्रश्न आपका खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हम दिमाग लगाएंगे? इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? कैसे नहीं पड़ेगी, देख बताते हैं। 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। 1/8 ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कह रहा है ये जो 8 का 1 है, ये 12 से ही 12 से 1/2% है। 8 का 12 से 1/2% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कह रहा है कि कितने वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाएगी? हम कह रहे हैं ये रुपए राशि, ये राशि है, इसको 3 गुनी करनी है। 3 गुनी करने के लिए ब्याज कितना मिला होगा? हमें 2 मिला होगा। और इसका मतलब 2 मिला होगा तो पहले साल 1 ब्याज, मतलब पहले 8 सालों में 1 रुपया ब्याज, अगले 8 सालों में 2 रुपया ब्याज मिल गया। इसका मतलब 8 8 16 साल हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, 1/8 है। 8 में 8, अब यहाँ पे 1/8 आया, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, और ये तिगुना हो रहा है, तो कितना मिलना? ब्याज 2 मिलना होगा। तो पहले 8 सालों में 1, अगले 8 सालों में 2 ब्याज निकालने के लिए 16 साल आ जाएगा कि 2 ब्याज निकालने के लिए 16 साल की जरूरत पड़ेगी 12 से 1/2% की दर से। इसलिए फैक्टर जरूरी है। ऐसे ही हम SIOCI पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ध्यान दीजिए कैसे। यह प्रश्न इतना बेहतरीन है कि थोड़ा समय लेता है, लेकिन यह प्रश्न अच्छा है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, कह रहा प्रश्न 2x² + 7x - 4 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है? ठीक, कह रहा है अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो -b/a होता है, बराबर -7/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें तो c/a होता है, तो c/, क्या हो जाएगा? -4/2 कट जाएगा, -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमें क्या बताना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में बताना है कि तब उसका समीकरण क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रख दें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा
कोई दिक्कत? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं यहां से। कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पे दे रखा है, तो -7/2 का होल स्क्वायर होगा तो 49/2 हो जाएगा। 49/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस -2 और 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। इसका मतलब आ जाएगा यहां से, ये प्लस की जगह में हो जाएगा, सॉरी, माइनस का 4। कोई दिक्कत? अब ये अगर इधर आ जाएगा 49/2, सॉरी 49/4 प्लस 4, कोई दिक्कत? 4 चौको 16, ये 16 हो जाएगा, 9 6 15 और 4 1 5 65/4 बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान आ गया। ठीक, अब हमें बताना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के फॉर्म में, तो अब हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी मान पता होना चाहिए। मतलब कह रहा है यहां पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी मान पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2, और -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान भी और अल्फा बीटा की भी मान भी। तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे, क्या में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें स्क्वायर के मान में रखना ना, तो ये वाला मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है, 65/4, इसका मान दे रखा है एक्स, प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 4, यहाँ पे 4 रख देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस ये 4 उधर जाएगा, कितना जाएगा, 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16। 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको दोबारा से सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा एक एक लाइन कम करते जाइएगा। जब आप 2 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपने दिमाग में चलेगा, क्या चलेगा कि अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, लिखने की फिर भी नहीं जरूरत नहीं, -7/2। अब अगर इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वहां पे 65/4, ये सब चीजें कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलने लगेंगी अगर आप 2 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, कह रहा है अंडर रूट 0.0361 इंटू एक्स, ये एक्स है इंटू नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 1.9, तब एक्स का मान ज्ञात करें, तब एक्स का मान ज्ञात करें। एक काम करते हैं, हम अगर यहां से इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें और इसका होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत? तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 0.0361 एक्स इज इक्वल टू 1.9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 361, यह आ जाएगा 3.61। ठीक, अब यहां से x बराबर आ जाएगा 3.61, भाई 19 का स्क्वायर 361 ही तो होता है, बटे 0.0361। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 4 अंक के पहले दशमलव, यहां पे 2 अंक के पहले दशमलव है, तो हम क्या करते हैं, 4 अंक यहां पे बना लेते हैं और 4 अंक यहां पर है। अब क्या करते हैं, बराबर में ये दशमलव, काम खत्म, तो बचेगा क्या, 36100 बटे 361, जीरो हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव हट जाएगा। अब देखिए ये कट गया, बराबर आ गया 100, बराबर आ गया 100, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर किया ना, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए यहां तक किसी कोई समस्या आई क्या? जिस प्रश्न में आपको समस्या लगा करे कि ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ताकि जब अगला वीडियो आए उस प्रश्न में आपको उसका सॉल्यूशन दिया जा सके और बताया जा सके। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होती है जो पूरी पूरी अपने आप में एक कट सके, जैसे 8 3 5, ठीक है, ये सब परिमेय संख्या होती है। रूट अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अगर देखे
144 एक अपना 12 का स्क्वायर है, किसका है? 12 का होल स्क्वायर है। क्या है? 12 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब एक परिमेय संख्या 144 है, बाकी सारी अपरिमेय संख्या है, बाकी किसी का ये फुल सॉरी स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर 144 है, वो है किसका? 12 का। तो यही एक सिंगल एक परिमेय संख्या है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 9 नंबर, बेहतरीन प्रश्न है। बाल्टी बी की क्षमता बाल्टी ए की क्षमता से दोगुनी है। बाल्टी बी की क्षमता बाल्टी ए की क्षमता से दोगुनी है। यदि बाल्टी बी 60 बार में एक खाली ड्रम भर सकती है तो ए और बी दोनों मिलकर के दोनों बाल्टियों एक ही साथ डाली जाए तो खाली ड्रम कितनी देर में भर जाएगा? कह रहा बी की क्षमता ए की क्षमता से दोगुना है, मगर अगर बी 2 बाल्टी डाल रहा है तो उसी समय में ए एक ही बाल्टी पानी डाल पा रहा है, ये क्षमता हो गई। और कहा गया है कि जो बी है बाल्टी बी 60 बार में एक खाली ड्रम को भर सकता है। इसका तो अगर 60 बार पानी डाले 2-2 बाल्टी तो इसका मतलब क्या करेगा? वो उसकी टंकी भर जाएगी। तो 2 की क्षमता से 60 बार में अगर भर रहा है तो टोटल काम कितना रहा होगा उसका? 120 रहा होगा। 120 को 2-3 की क्षमता से करेंगे, कितने दिन में खत्म कर देंगे? 40 दिन में खत्म कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। ध्यान दीजिएगा, बी और ए 2 लोग थे, इनकी इसकी क्षमता 1 थी, इसकी क्षमता 2 थी। ठीक, अब जितनी देर में ये 2 बाल्टी पानी भर रहा था उतनी देर में ये 1 बाल्टी पानी भर रहा था, ये उनकी क्षमता आ गई। अब कह रहा है जो बी है 60 बार एक बार में 2 बाल्टी, तो 60 बार में 120 बाल्टी, इसका मतलब जो ड्रम रहा होगा टोटल 120 बाल्टी का रहा होगा। कितना रहा होगा? 120 बाल्टी का रहा होगा। तो दोनों ने मिलकर के कितनी देर में खत्म कर दिया काम को? 2-1-3 की क्षमता से 40 बार में टंकी भर जाएगी, 40 बार में ड्रम भर जाएगा। बहुत छोटा प्रश्न था, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को पेपर में मिल जाता तो आप मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा देर समझते, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है क्या? उसकी क्षमता खुद ही दे रखी है, क्षमता निकालनी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, लगातार 3 सम संख्याओं का औसत 28 है। लगातार 3 सम संख्याओं का औसत 28 है। यदि सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा? आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, ये मानेंगे, इनको सभी को जोड़ेंगे, 28 रखेंगे, फिर भाग दे देंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 संख्या थी और लगातार सम संख्या है, 3 संख्या, एक ये संख्या, एक ये संख्या, एक ये संख्या। ठीक है, ऐसा प्रश्न देखिए, इसका आंसर 30 आएगा। ध्यान दीजिए कैसे। अगर ये संख्या औसत 28 है, बीच की संख्या 28 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक, अब अगर सभी में 2-2 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा। जब ऐसा प्रश्न दे रखा हो तो जो औसत है, अगर सभी में 2-2 जोड़वा रहा है तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा। औसत में 4 जोड़वा रहा होता तो औसत 4 बढ़ता, तो हमारा आंसर यहीं से लगा देते, 28 2 30 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, एक्स से सॉल्व, कभी जरूरी नहीं कि आपको एक्स का ही यूज करना है, कभी कभी एक्स को छोड़ना भी होता है। माना कि फरवरी चल रही है, ठीक है, एक्स की याद आ रही होगी आपको, ध्यान दीजिएगा, त्योहार का सीजन चल रहा है। ठीक है, लेकिन त्योहार के सीजन में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो त्योहार और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं चले जाएंगे, वो त्योहार किसी और का हो जाएगा। ठीक है, 4400 रुपए का 4400 का 25% प्लस 1200 का 16 से ही 2/3% क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जैसा ये प्रश्न दिखा तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4400 गुणे 25%, परसेंट हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, 0 0 करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा जोड़ेंगे, 1200 गुणे 16 से ही 2/3 बटे 100 करेंगे, फिर 100 से 0 काटेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन इस तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, 25% होता है 1/4, तो 4400 का 1/4, तो 4 एकम 1100 आ जाएगा, हो जाएगा 1100, खत्म। 25% 1/4 होता है तो 4400 का 1/4 1100 हो जाएगा, प्लस 16 से ही 2/3 होता है 1/6 होता है, 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6, तो 1/6 6 से भाग देंगे 1200 में कितना जाएगा? 200।
तो 11 2 1300 हमारा आंसर हो जाएगा ये। बताइए कोई दिक्कत? 1200 का 1/6, 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा, 1100 प्लस 200 1300 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसके अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चल रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 73 फिर 35 फिर 68 फिर 40 फिर 61 फिर 47 फिर 52, इसका मतलब अल्टरनेट चल रहा है 35 प्लस 5, 40 प्लस 7, इसके बाद 47 प्लस 9 होना चाहिए, 9 7 16, एक ही में ऑप्शन है, एक खत्म हो जाएगा 56। इसमें क्या चल रहा है, ऐसे ही कुछ चल रहा हो, 73 और 68, 8 2 10, कितना जाएगा माइनस का 5। ठीक है, फिर इससे घटाएंगे माइनस का 7, इससे इसको घटाएंगे माइनस का 9। ठीक, आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं थी, इसी से हमारा आंसर आ रहा था। अगला क्वेश्चन, 17,161 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पेपर में पूछे गए प्रश्न है, हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ ये ना सोचिएगा इतने छोटे छोटे प्रश्न नहीं आते, आते हैं 5 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, उन्हीं में आपको आगे बढ़ना है। अगर उन 5 प्रश्नों को कर जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 17,161 का वर्गमूल, 17,161 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट की 2 संख्याओं को लेते हैं। हम किसका स्क्वायर करें कि जिसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आए, तो 1 के स्क्वायर में अभी आएगा, 9 के स्क्वायर में भी आएगा, इसका मतलब 1 भी है ऑप्शन में, 9 भी ऑप्शन में है, हम टिक नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, बचा 171। अब एक ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि 171 से ज्यादा ना हो, तो देखिए 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, तो इसका मतलब 13 तो आएगा क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है, तो 13 तो आएगा, 13 1 2 में आ गया, 13 2 में आ गया। ठीक, इसका मतलब 2 ऑप्शन खत्म, बी और सी डी खत्म। अब ये ध्यान देते हैं कि 13 के स्क्वायर 169 और 14 के स्क्वायर 196, तो ये किसके पास में है, छोटे वाले के पास में, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 131। अगर ये 171 इसके पास में होता तो 9 रख देते और आंसर निकाल लेते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ऐसे ही आता है। अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। कहते हैं आपको स्मार्ट तरीके से करना है, हार्डवर्क नहीं करना है। ठीक है, कह रहा ए बी का अनुपात ए रेशियो बी 45 अनुपात 56। ठीक, और बी और सी का रेशियो दे रखा, तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, तो ए बी का अनुपात दे रखा है 45 अनुपात 56 और बी सी का दे रखा है 16 अनुपात 35। ठीक, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, ये 56 है, जगह खाली थी 56 लिख दिया, ये 16 है, जगह खाली थी 16 लिख दिया। अब हमारा रेशियो आ गया 45 गुणे 16, 56 गुणे 16। ठीक है, 56 गुणे 35। पूछा क्या है, ए और सी का रेशियो, ए और सी का इसका और इसका रेशियो पूछा है, तो ध्यान दीजिए कोई कट रहा है, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 चौको 16। ठीक, कोई दिक्कत, 2 ठीक, 5 9 45, 5 7 35। ठीक, 9 दूनी 18, 7 7 49, यही आ गया 18 अनुपात 49, 18 अनुपात आंसर आ गया 49, 49 अनुपात 18 बी ऑप्शन में है। ठीक है, अगर आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते ना तो कठिन हो जाता प्रश्न। सोचना है कि प्रश्न कैसे सरल हो, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते 2 व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, तो किलोमीटर प्रति घंटे में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को आप बताना है, क्योंकि एक प्रश्न इसका हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर 15 नंबर का आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं आता तो भी बताना है, आता है तो भी बताना है, उसका आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऐसा प्रश्न हम एक करवा चुके हैं इसके पीछे, ये बढ़िया प्रश्न है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर 15 दे रखा है, बीसी बराबर 20 दे रखा है
और साइन ए इंटू कॉस ए बटे कॉस सी इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसमें कोण बी 90 दे रखा है, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, इस प्रश्न में आपका आंसर जरूर आएगा। आप किसी भी तरीके से करिए, आपको प्रश्न आंसर आएगा और इन ऑप्शन में मिलेगा, इन ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, इन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए, ये ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन प्रश्न गलत हो जाएगा। कैसे, हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, ए बी 15 है, ए बी 15 है और बी सी 20 है। ठीक, तो ये कितना जाएगा, 25 हो जाएगा, हो जाएगा 25। 3 4 5, तो एक काम कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, 3 4 5, त्रिभुज बन गया 3 4 5 का, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर खड़े हैं, अगर हम बी की बात करेंगे तो मेरे लिए आधार ये होगा। ठीक, अगर हम ए पे खड़े हैं तो मेरे लिए आधार ये होगा और लंब ये हो जाएगा। अगर हम यहां पे खड़े हैं तो मेरे लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा। ठीक, प्रश्न खत्म। ध्यान दीजिएगा, अब 3 4 5 का है, तो पूछा क्या है, साइन ए, साइन ए, साइन ए यहां पर है, साइन ए होता, देखिए लिख लीजिए एल ए एल बटे के ए, नहीं याद है तो देख लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटे कर्ण, तो यहां पर है, इसके लिए आधार ये, तो लंब क्या हो जाएगा, ये 4 बटे 5। भाई यहां पर हम साइन ए है ना, साइन ए है ना, तो साइन ए है तो यहां पर है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो मेरे लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो 4 बटे 5 गुणे कॉस ए, कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस ए आधार क्या हो जाएगा, ये 3 बटे 4, ठीक, बटे पूरे में कॉस सी, कॉस सी आधार बटे, कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 बटे 5 गुणे साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, साइन यहां पर है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, 3 बटे, सॉरी लंब बटे आधा 3 बटे 4, लंब बटे आधा 3 बटे 4, ये कट जाएगा, पूरा पूरा आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर खत्म। बताइए इस प्रश्न में भी कोई कठिनाई थी क्या? अगर कोई दिक्कत आती है हम आपसे हर बार बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, 16 प्रश्न हो गए, लगभग 20 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है ये भी। एक 467 गुणे 467 प्लस 166 गुणे 166 माइनस 2 गुणे 467 गुणे 166, इसका मतलब क्या है, ये ए है, ये ए है, इसका तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यही तो है, यही तो है। तो क्या करेंगे, 467 माइनस 166 कितना जाएगा, 103, इसका मतलब 301 का होल स्क्वायर बताना है। अब अगर 301 का होल स्क्वायर बताना है तो इसका मतलब जो यूनिट में होगा एक का स्क्वायर एक ही आएगा, एक में आंसर है, यही हमारा आंसर जाएगा, खत्म। बाकी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला प्रश्न 18 नंबर, एक शिविर में 280 लोगों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। ऐसे प्रश्न हम बहुत बता चुके हैं, अब अगर आप बेसिक से जाएंगे तो बहुत बड़े प्रश्न हो जाएंगे, हम जो बता रहे हैं बहुत सरल हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, एक शिविर में 280 लोगों के लिए 30 दिनों के लिए खाना था। हमने कह रहे हैं 280 लोग थे, 30 दिनों के लिए खाना था, ठीक। 26 दिनों के बाद 20 लोग अपने घरों को वापस चले गए। इसका मतलब 26 दिन तक पूरे वही व्यक्ति थे, 30 दिन के लिए था, लेकिन 26 दिनों तक पूरे 280 लोग थे, 26 दिनों तक 280 लोग थे, तो 280 लोग 26 दिन तक थे, तो अब 26 दिन के बाद की बात है, 26 दिन निकल गए तो बचे कितने दिन, उन 280 लोगों के लिए 4 दिन के लिए भोजन बचा, 26 दिन हो गए, बचे कितने, 4 दिन, 280 लोगों के लिए 4 दिन के लिए भोजन बचा। लेकिन 26 दिनों के बाद जब 4 दिनों का भोजन बचा, 200 लोग चले गए, तो बचे कितने लोग, 80 लोग, बचे कितने लोग, 80 लोग, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 2, इसका मतलब 14 दिन हमारा आंसर जाएगा। बकारा शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, 14 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। आंसर 280 लोगों को खाना था, 280 लोगों को खाना था, 30 दिनों तक चलना था। अगर 30 दिन तक लगातार 280 लोग होते तो 30 दिन तक उनके लिए खाना था। 26 दिन के बाद ऐसा हुआ कि 200 लोग जा रहे हैं,
तो 26 दिन के लिए जा रहे हैं, 26 दिन के बाद जा रहे हैं, तो अपना अपना तो खा गए ना। बचा कितने दिन का खाना? 4 दिनों का खाना बचा था 280 लोगों का। अब 280 लोगों का टोटल खाना इतना बचा था। अब चले कितने गए? चले गए 200 लोग। चले कितने लोग? 200 लोग गए। कितने? 200 लोग गए। 200 लोग गए तो बचे कितने? 80। 80 लोगों के लिए खाना है। कितने दिन तक चलेगा? 14 दिन के लिए। 14 दिन तक चलेगा। यही हमारा आंसर। अगला 19 नंबर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर अधिकतम संभव संख्या में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गेंद बनाई जा सकती है। गेंदों की संख्या बताइए। ठीक है, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको पिला करके कितने सेंटीमीटर का? 4/3 गुणे पाई गुणे आर कितना है? 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे, इसी को पिघला करके 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर, 1 गुणे 1 गुणे 1। ठीक, ये कट गया, इसे 1 से आ जाएगा बराबर। x का मतलब 125 गोलियां और बनाई जा सकती हैं। इसको पिघला करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को बढ़ा करके बनाया जाता है। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? 125 गोलियां बनाई जा सकती हैं। अगर एक चीज बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं और तेजी से पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए, मैं थोड़ा सा और आराम से धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई क्रमशः है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 खंबे हैं। एक खंबा ये है 5 सेंटीमीटर, एक खंबा ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक, उनके बीच की दूरी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक, करा है समतल भूमि पर लंबवत लगे हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर, उनके शीर्ष के बीच की दूरी बता रही है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है। अब करा अगर ये 9 है तो ये भी 9 है, ये पूरी 8 थी और ये 5 थी, तो 8 ये कितनी बचेगी? 3 बचेगी। अब ये कर्ण हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा ना। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ठीक तो है, 81, 9 1 10, कितना जाएगा? 8 1 9 90 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 90, तो एक्स बराबर क्या जाएगा? 3√10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर, प्रश्न खत्म होते हैं। 20 प्रश्न थे इस सेट पेपर में और ये खत्म होते हैं। अब इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर कोई दिक्कत आती है मेरे तेजी बोलने में या समझाने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा भी करें। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और अधिक बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।